हाँ, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग जो है पार्ट 3 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हुए थे अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और उसके बाद हम लोग देखे हुए थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को प्रूव करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव, लिख लो पहले इसको खुद से, एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो चलो इसमें से जैसे कि बतलाया था पिछले क्लास में भी, इसमें हम लोग को 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलो पहला पढ़ते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। पहला कौन है? पहला है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, देखो ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए और आरएनए में से, या फिर डीएनए आरएनए या प्रोटीन, जितने मतलब मोलिक्यूल्स सेल के अंदर होते हैं, उनमें से कौन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसको करने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसको ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था। ग्रिफिथ ने इसमें क्या लिया था, इसमें इन्होंने यूज़ किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसमें इन्होंने यूज़ किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? निमोनिया। निमोनिया एक डिजीज़ है जो कि बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा जो है उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। और ये जो निमोनिया है ये कॉज किया जाता है किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एस टाइप और एक होता है आर टाइप। एक कौन होता है? एस टाइप और एक कौन होता है? आर टाइप। 2 टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पाया जाता है। इसमें से जो एस टाइप होता है, यहाँ पर एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्मूथ। और आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है रफ़। ये ऐसे स्मूथ होता है, ये ऐसे रफ़ होता है। स्मूथ और रफ़ कहने का क्या मतलब है? स्मूथ और रफ़ कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये स्मूथ होता है, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो स्मूथ होता है, और जो ये जो होता है रफ़ होता है। सिंपली नाम से भी समझ सकते हैं। इसमें से जो एस टाइप होता है दिस इज़ वायरुलेंट। ये कैसा होता है? वायरुलेंट। और जो आर टाइप होता है दिस इज़ नॉन वायरुलेंट। ये कैसा होता है? नॉन वायरुलेंट। एस टाइप होता है वायरुलेंट और आर टाइप होता है नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट करने का क्या मतलब है? वायरुलेंट करने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं, और जो ये आर टाइप है ये डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। मतलब कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो एस टाइप है वो हमारे अंदर जाएगा तभी हमको जो है निमोनिया होगा। अगर आर टाइप वाला जाएगा तो हमको निमोनिया नहीं होगा। तो एस टाइप वाला क्या हुआ? वायरुलेंट। आर टाइप वाला क्या हुआ? नॉन वायरुलेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हम क्या समझे कि निमोनिया किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का। कौन कौन? एस टाइप और आर टाइप। एस टाइप कैसा होता है? वायरुलेंट। आर टाइप कैसा होता है? नॉन वायरुलेंट। एस मतलब स्मूथ होता है इसलिए एस टाइप बोलते हैं, और ये रफ होता है इसलिए इसे आर टाइप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखें अगर, तो जो वायरुलेंट हैं मतलब जो एस टाइप हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं, और आर टाइप जो है नॉन वायरुलेंट डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। अब ग्रिफिथ जो थे इन्होंने इन्हीं का यूज़ किया था, एस टाइप और आर टाइप जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसका इन्होंने यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था? तो इन्होंने एक माइस लिया था, चूहा, और माइस में क्या किया था कि एस टाइप जो बैक्टीरिया है वो इंजेक्ट किया। जैसे ही माइस में एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया तो क्या हुआ कि माइस जो है वो मर गया। मतलब माइस कैसा हो गया? डेड। माइस मर गया। फिर उन्होंने माइस लिया और इसमें आर टाइप यूज़ किया। मतलब आर टाइप जो है उसको डाला, आर टाइप को इंजेक्ट किया। मान लो ये एक माइस हो गया, मान लो अगर ये माइस है तो इसके अंदर क्या किया? इंजेक्शन के द्वारा इसमें एस टाइप को डाला, पहले चूहा मर गया। फिर इसमें आर टाइप को डाला, मतलब चूहा मरेगा? नहीं मरेगा। इस बार माइस जो है वो एलाइव रहा, जिंदा रहा।
पहली बार क्यों मर गया? क्योंकि इसमें एस टाइप यूज़ किया गया और एस टाइप कैसा होता है? वायरुलेंट होता है। एस टाइप वायरुलेंट होता है, इसलिए चूहे की मौत हो गई निमोनिया के कारण। जब आर टाइप लग गया तो आर टाइप तो वायरुलेंट नहीं होता है, आर टाइप कैसा होता है? नॉन वायरुलेंट। अब आर टाइप अगर नॉन वायरुलेंट होता है तो उससे क्या होगा? चूहा जो है जिंदा रहेगा, चूहे की मौत नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ कि इसने माइस में एस टाइप को हीट किल्ड करके इंजेक्ट किया, मतलब एस टाइप लिया उसको हीट दिया। हीट देने से क्या हुआ कि एस टाइप डेड हो गया। तो माइस में क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप को इंजेक्ट किया और इन्होंने देखा कि चूहा फिर से जो है एलाइव रहा, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप यूज़ किया था, एस टाइप को मार दिया था। अब चूँकि एस टाइप को मार दिया था इसलिए चूहे की जो है मौत नहीं हुई, चूहा जो है जिंदा रहा। इसके वजह इन्होंने क्या किया कि माइस में हीट किल्ड एस टाइप के साथ आर टाइप को डाल के फिर से इंजेक्ट किया। मतलब माइस में क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप के साथ मिला दिया क्या? आर टाइप, और सब चूहे में इंजेक्ट किया। ठीक है, मतलब हीट किल्ड एस टाइप लिया, उसमें आर टाइप मिक्स कर दिया। ठीक है, और एस टाइप में हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप को एक साथ चूहे में डाला और देखा कि इस बार चूहा फिर से डेड हो गया, चूहा फिर से मर गया। और न सिर्फ मरा बल्कि जो चूहा था उसके ब्लड में, जो माइस था उसके ब्लड में हमको देखने को मिला एस टाइप बैक्टीरिया। एस टाइप बैक्टीरिया देखने को मिला किसके में? हीट किल्ड एस, जो माइस था उसमें, जो डेड माइस था उसमें। अब यहाँ पर बात ये आता है कि आखिर जो हीट किल्ड एस टाइप था, जब ये मरा हुआ एस टाइप था तो इसमें जिंदा एस टाइप कहाँ से आ गया और चूहे की मौत कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ तो अगर हीट किल्ड हम एस टाइप यूज़ किए थे तो चूहे की मौत नहीं हुई थी और चूहा जो था जिंदा था। लेकिन यहाँ पर जब हीट किल्ड एस टाइप के साथ आर टाइप यूज़ किया गया तो चूहे की मौत कैसे हो गई? आखिर हीट किल्ड एस टाइप तो मार नहीं सकता है और आर टाइप भी नहीं मार सकता है, फिर ये मर कैसे गया? और मर गया तो फिर इसमें एस टाइप कहाँ से आ गया? वो जिंदा एस टाइप, जबकि हम लोग इसमें डाले थे क्या? हीट किल्ड एस टाइप। तो फिर यहाँ पर इन्होंने बोला, ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसा फैक्टर है जो इस माइस से, जो इस हीट किल्ड एस टाइप से निकलकर आर टाइप में ट्रांसफ़र हुआ है। कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है? हीट किल्ड एस टाइप से निकल कर कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है? आर टाइप में। और चूँकि हीट किल्ड एस टाइप से निकल के आर टाइप में ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि आर टाइप को एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आर टाइप को क्या किया है? एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इसलिए आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया है और उससे क्या हुआ है कि चूहे की मौत हो गई है और साथ में चूहा में क्या मिला है? एलाइव एस टाइप जो है वो मिला है। तो मतलब यहाँ पर ये बात इन्होंने प्रूफ किया कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है विच इज़ गेटिंग ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप टू आर टाइप एंड इज कन्वर्टिंग आर टाइप टू एस टाइप। ठीक है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है, क्या ऐसा चीज़ जो निकल के जा रहा है? दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि आखिर निकल के क्या जा रहा है। इन्होंने बस इतना बोला कि कुछ ना कुछ तो है जो कि निकल के जा रहा है और जो कि हीट किल्ड एस टाइप को क्या कर रहा है? आर टाइप में कन्वर्ट करने का, आर टाइप को क्या कर रहा है? एस टाइप में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। यहाँ पर जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था वो समाप्त होता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया। आगे कैसे बढ़ाया इन्होंने? तो इन्होंने कुछ साइंटिस्ट हैं, इनका नाम था एवेरी भी बोल सकते, एवेरी, एंड एक का नाम था मैककार्टी। एवेरी एंड मैककार्टी। जो एवेरी और मैककार्टी थे, इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो हाउ दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इसी को आगे बढ़ाया। इसमें इन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने इसी काम को आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया? तो इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप था उसमें से देखो, इनको ये चेक करना था आखिर कौन सा वो फैक्टर है जो हीट किल्ड एस टाइप से निकलकर आर टाइप में जा रहा है और जो आज जिसके कारण आर टाइप की मृत्यु हो जा रही है। कोई ना कोई फैक्टर तो है जो जा रहा है, जो कि हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहीं पता लगाना था कि क्या चीज़ है जो जा रहा है, कौन ऐसा फैक्टर है जो जा रहा है जिसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो रही है। तो इनको शक था 3 चीज़ों पर, जो कि सेल के अंदर 3 ही मेन चीज़ होते हैं, डीएनए पर, आरएनए पर और प्रोटीन पे। इन्होंने कहा कि इन्हीं तीनों में से कोई है जो कि हीट किल्ड एस टाइप से निकलकर आर टाइप में जा रहा है और जिसके कारण जो है आर टाइप एस टाइप में क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप है,
जो हिट किल एस टाइप है उसको ये चेक करने के लिए कि क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है कि आरएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है, विच थिंग इज गेटिंग ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हिट किल एस टाइप टू आर टाइप एंड विच इज कन्वर्टिंग आर टाइप टू अलाइव, कन्वर्टिंग आर टाइप टू एस टाइप। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिट किल एस टाइप में जो है इन्होंने यूज़ किया, हिट किल एस टाइप पर इन्होंने यूज़ किया RNase एंजाइम। क्या यूज़ किया, RNase। अब RNase क्या करेगा, RNA को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। RNase एंजाइम क्या करेगा, RNA को डाइजेस्ट कर देगा, RNA को ख़त्म कर देगा। तो इन्होंने जब RNase यूज़ किया जिसमें से RNA ख़त्म हो गया, और फिर इसको क्या किया कि फिर इसको जो है R टाइप के साथ मिक्स करके, R टाइप के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया, और फिर उन्होंने देखा कि चूहा फिर मर गया, माइस फिर क्या हो गया, डेड हो गया। अब बताओ कि अगर हिट किल एस टाइप में से आर टाइप में जाने वाला फैक्टर अगर आरएनए है तो क्या चूहा को मरना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि आरएनए को तो हम ख़त्म कर दिए, आरएनए को ख़त्म किए तो आरएनए गया ही नहीं है, मतलब आरएनए तो फैक्टर नहीं है जो हिट किल एस टाइप में से निकल के आर टाइप में जा रहा है, और जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है वो फैक्टर आरएनए नहीं है। तो आखिर वो फैक्टर कौन है, ठीक है। आरएनए नहीं समझ में आया ना, आरएनए कैसे नहीं है। अगर मान लो आरएनए होता तो आरएनए को तो हम ख़त्म कर दिए ना आरएनए एंजाइम यूज़ करके, और जब ख़त्म कर दिए तो उसमें मतलब जा ही नहीं पाएगा, और उसमें जब जाएगा ही नहीं तो आर टाइप एस टाइप में चेंज ही नहीं होगा, और जब चेंज ही नहीं होगा तो चूहे की मौत कैसे होगी, ठीक है। चूहे की मौत तो हो चुकी है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो जो है निकल के जाने वाला जा चुका है, और जाने वाला आरएनए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आरएनए तो हम ख़त्म कर दिए थे, आरएनए तो है ही नहीं जो जाएगा उसमें। मतलब कि RNA is not that factor which is getting transmitting from hit kill S type to R type and converting R type to S type। तो इन्होंने क्या यूज़ किया, फिर इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम यूज़ किया, प्रोटीन पर भी शक था, तो इन्होंने क्या किया कि हिट किल्ड S टाइप में क्या यूज़ किया, प्रोटीनेज क्या करेगा, प्रोटीन को कंप्लीट ख़त्म कर देगा। और फिर जब इन्होंने आर टाइप एक्सपेरिमेंट था, ऐसा मन से नहीं बोलना, एक्सपेरिमेंट था, फिर इन्होंने जब आर टाइप मिला तो फिर से इन्होंने जब चूहे में डाला, फिर से जब इन्होंने माइस में डाला, देखा कि चूहा जो है वो फिर से मर गया, चूहा क्या हो गया, फिर से मर गया। मतलब कि जो चीज़ निकल के हिट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में जा रहा है, क्या वो प्रोटीन है, वो तो प्रोटीन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन होता तो हिट किल एस टाइप में से आर टाइप में अगर वो प्रोटीन होता जो जा रहा होता, तो फिर प्रोटीन को तो हम ख़त्म कर दिए प्रोटीनेज एंजाइम यूज़ करके, और जब प्रोटीन को ख़त्म कर दिया गया है प्रोटीनेज एंजाइम यूज़ करके, तो फिर मतलब वो जा ही नहीं पाता है ना। जब प्रोटीन को हम ख़त्म कर दिए हैं हिट किल एस टाइप में से जब प्रोटीन ख़त्म कर दिया गया है प्रोटीनेज एंजाइम यूज़ करके, तो क्या वो जा पाता आर टाइप में, नहीं जा पाता, और चूहे की मौत हो पाती नहीं। लेकिन फिर मतलब आरएनए वाला किस्सा यहाँ पर है, मतलब कि प्रोटीन इज नॉट दैट फैक्टर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हिट किल्ड एस टाइप टू आर टाइप। तब इन्होंने क्या यूज़ किया, फिर इन्होंने DNase यूज़ किया, फिर इन्होंने क्या किया कि हिट किल्ड एस टाइप में क्या यूज़ किया, DNase। तो फिर जब इन्होंने आर टाइप के साथ मिक्स करके माइस में डाला, they observed that mice again was alive, it has not been killed। जब इन्होंने हिट किल एस टाइप को DNase यूज़ करके जब आर टाइप में डाला तो चूहा जो है जिंदा रहा, चूहे की मौत नहीं हुई। इसका मतलब कि जो निकल के हिट किल एस टाइप से आर टाइप में जा रहा है, डेट इज़ वाट, डेट इज़ DNA, ठीक है, DNA। और जब हम DNA को रोक दिए हैं, तो DNA को रोकने के बाद आर टाइप जो जब DNA को हमने रोक दिया, तो DNA को रोकने के बाद क्या हुआ कि जो फैक्टर जा रहा था वो नहीं गया, ठीक है, और नहीं गया मतलब क्या हुआ कि आर टाइप जो है वो एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और चूहा जो है वो जिंदा रहा। मतलब कि यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है कि जो निकल के हिट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में जा रहा है, और जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, वो आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इन दोनों को रोकने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए को रोकने पर फ़र्क पड़ा है। मतलब डीएनए इज दैट फैक्टर व्हिच इज कन्वर्टिंग हिट किल्ड एस टाइप टू हिट किल्ड which gets transmitting from the hit kill S type to R type and converting R type to S type।
तो खैर ये एवरी ईयर मैकार्टिक एक्सपेरिमेंट है, दिस इज़ नॉट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लिए इतना ही भर है कि ग्रिफिथ मान लो ये आता है, इसको बेहतर होगा अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। इसी बात को वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि कैसे लिखोगे, मान लो कि व्हाट इज डिफाइन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आर टाइप गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू एस टाइप, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मान लो इसको आता है कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या डिफाइन फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो कैसे बोलोगे, यहाँ बोल सकते हैं कि ग्रिफिथ यूज्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी which is of two type या two strain, R strain and S strain, या बोल सकते S type and R type, in which S type is virulent while R type is non-virulent. Firstly, he injected S type into mice and observed that mice gets killed. Means S type causes pneumonia in the mice, that causes mice to be die. Again he injected R type into mice and he observed that mice was alive. Means because we know that R type is non-virulent and it can cause disease, and so mice will not be dead, mice will be alive. Again he heated the S type, as a result of which S type gets killed, and heat killed S type he injected into the mice and observed that mice was alive. Because we know that it was heat killed S type, means it has not the capability to kill the mice. Again he mixes heat killed S type and alive R type. R type was not heat killed, it was alive R type and heat killed S type, and injected into the mice and observed that mice was dead. Why? Because he concluded from this experiment there's something which is getting transmitting from the heat killed S type to R type and causing the conversion of R type into the S type, and you can say that it is causing the transformation of R type into S type, which causes the die or which causes the death of the mice. This was whole Griffith experiment, but it was later proceeded by Avery and McCarthy by using RNase, proteinase and DNase enzyme. There were three probability, there are three factors on which this transformation can depends. There may be three factors which causes the conversion of R type into S type, and that was DNA, RNA or protein. And that's why Avery and McCarthy uses RNase, proteinase and DNase enzyme to check that which is that factor which is causing the conversion of R type into S type and getting transmitting from the heat killed S type to R type. So they used RNase enzyme firstly, and by the effect of RNase enzyme, what is getting happening, that heat killed S type after using RNase on this, and it gets mixed with the R type and injected into mice, and mice was dead. It means that the factor which is getting transmitting from the heat killed S type to R type was not RNA, because if it was RNA then mice should not be killed, but mice got killed. It means RNA is not the factor which is getting transmitting from heat killed S type to R type and causing conversion of R type to S type. Then they use proteinase enzyme which may cause the digestion of protein, and again they uses proteinase on the heat killed S type and then mixes with R type and injected into the mice, and noticed that mice again gets killed. It means this protein is also not that factor which is causing the conversion of R type to S type, because by preventing protein, mice was not alive, mice was dead. Then they use DNase enzyme and they noticed that mice was alive this time. It means DNA was that factor which is causing the conversion of R type to S type by getting transmitting from the heat killed S type to R type. But that is not Griffith experiment, that is McCarthy and Avery experiment, which has not been asked yet in any examination. किसी भी एग्जाम में आज तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा गया है. हमेशा जब पूछा जाता है तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के दो ही एक्सपेरिमेंट मेन है. वन इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज हर्से and Chase experiment. So we have studied about Griffith experiment. Now we will study about Hershey and Chase experiment. Okay, write it. Okay. Then second experiment, Hershey and Chase experiment. Give the note, keep the topic in your copy. Hershey and Chase experiment. This was unequivocal experiment which proved that DNA is the final molecule. DNA is that molecule, DNA is that material which is getting transmitting from one generation to next generation and causing the transmission of characters
from one generation to next. So that is Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase are two scientists, or we can say precisely as a biologist, which has performed this experiment, and this is also called transduction experiment. Likewise, Griffith experiment is known as what? Transformation experiment. Why? Because in this case R type gets transformed into S type, so it is called transformation experiment. Okay. Then our next topic is Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment. So before studying this topic, we should know something like bacteriophage and bacteria, and how does bacteriophage infects bacteria. We have to know about that. Okay, what is bacteriophage? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? देखो, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि मैनी डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, इफ यू टॉक अबाउट HIV और कैंसर और पोलियो. Okay, these are some diseases which are caused by the viruses. Similarly, in animals, if you talk about the anthrax or rheumatoid disease of the chickens, these are the diseases which are caused by the viruses, or Ranichet disease of the chickens. If you talk about the citrus canker of crop caused by some viruses. And there are also some viruses which infects the bacteria, and those viruses which infects bacteria are known as bacteriophage. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वैसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. देखो, नाम से लग रहा है बैक्टीरियोफेज में तो बैक्टीरिया से संबंधित कुछ होगा, ऐसा नहीं है, वायरस होते हैं. और कौन से वायरस? तो वे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. जो वायरस एनिमल को या प्लांट को या फिर किसी क्रॉप को, ठीक है, फसल को अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उनको बैक्टीरियोफेज नहीं कहते हैं. वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. और बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया गया था हर्शे एंड चेज के द्वारा. तो हम देख सकते हैं पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. हाउ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. आखिर बैक्टीरियोफेज ऐसा क्या करता है जिससे कि बैक्टीरिया उससे इन्फेक्टेड हो जाता है? कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? पहले हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, तब हम देखेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में. देखो, अगर देखोगे क्लास 11th में भी पढ़ना था इसके बारे में, चैप्टर नंबर 2 में. अगर नहीं याद आ रहा है तो ध्यान से देख लो इसको. कुछ ऐसा दिखता है बैक्टीरियोफेज. कुछ ऐसा होता है. देखो, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसका जो ये बॉडी होता है, देखो इसमें इसको बोलते हैं हेड पार्ट. दिस इज द हेड पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? नोट डाउन इफ यू डोंट नो अबाउट दैट. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं इसको लिख लीजिए, आपको नहीं पता है तो. कि दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. वैसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. और ऐसा बैक्टीरियोफेज एक दिखता है. बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसमें ये पार्ट हेड कहलाता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल. ओके, it's the whole bacteriophage consists of 3 parts, you can say: head, body and tail. Inside the head there is the genetic material of this bacteriophage, which is generally DNA. So this is the genetic material which is located in the head part of the bacteriophage. ठीक है, this is a genetic material DNA. This is genetic material. We don't know that this is genetic material or not. This is proved by the Hershey and Chase. देखो, बैक्टीरियोफेज में 2 पार्ट है. एक पार्ट तो इसका ऊपर का पूरा बॉडी हो गया, चाहे वो हेड पर्सन हो, चाहे बॉडी पर्सन हो, चाहे टेल पर्सन हो, और ये सब बना हुआ है प्रोटीन का. मतलब पूरा जो इसका ये बाहरी पर्सन है, जो बाहरी कोट है इसका, जिसको कि हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं. आपको पता होगा वायरसेस के बारे में. तो वायरसेस में 2 चीज़ तो होता ही है. एक तो अंदर उसका जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, विच में भी RNA और DNA. तो मोस्ट ऑफ में RNA होता है, हालांकि यहाँ पर DNA होता है. ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, इट इज कॉल्ड कैप्सोमियर. ठीक है, और कैप्सोमियर जिस यूनिट्स का बना होता है, इट इज कॉल्ड कैप्सीड. इसे पढ़ा था आपको 11th क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में. अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ध्यान रखो यहाँ पे कि वायरसेस में 2 ही चीज़ें होती हैं. उसमें सेल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. अब सेल नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ तो होगा नहीं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया ना ही वैक्यूल, कुछ नहीं, सेल और कुछ नहीं होता. केवल 2 ही चीज़ होता है, जेनेटिक मटेरियल होगा
और क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा। तो यहाँ पर केवल दो ही चीज़ है, एक जेनेटिक मटेरियल अंदर में है और एक प्रोटीन कोट है। अब इन्हीं दोनों पर सबसे अधिक शक था, किसको, जो भी बायोलॉजिस्ट थे जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से आखिर फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो इन्हीं दोनों में से किसी पर शक था कि या तो वो डीएनए है या फिर वो प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ तक ये बात प्रूव हो चुका था कि वो चीज़ आरएनए तो नहीं है, बिकॉज आरएनए हैज़ नॉट द कैपेबिलिटी टू डू द सेम थिंग। तो दो चीज़ पर शक था, या तो वो डीएनए है या फिर वो क्या है, प्रोटीन है। और बैक्टीरियोफेज में दोनों चीज़ था, डीएनए भी था और प्रोटीन भी था। इससे प्रूफ ये करना था कि आखिर दोनों में से वो कौन सा फैक्टर है विच इज़ गेटिंग ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि आखिर कैसे ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, हाउ दिस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, बिकॉज वी नो दैट वाटर बैक्टीरियोफेज दैट क्लास ऑफ वायरसेस विच कॉजेज infection in bacteria or which infects the bacteria are known as bacteriophage. So how it infects bacteria? मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसका ये सेल वाल है। ठीक है, देखो बैक्टीरिया में तीन चीज़ें होती हैं। इस बात करें अगर हम एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में एक ही चीज़ होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करें प्लांट सेल का, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, एडिशनल उसमें एक सेल वाल भी होता है ऊपर से। और बैक्टीरिया में तीन चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन भी, सेल वाल भी, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक और चीज़ है, एक और कवरिंग उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये जो है मान लो कि बैक्टीरिया हो गया, इसका जो भी कवरिंग है वो है। अब मान लो कि ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जैसे ही यहाँ पर आएगा, बैक्टीरियोफेज जैसे ही आकर इस बैक्टीरिया के वाल से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। और फिर क्या करेगा कि अपना जो टेल है, अपना ये जो टेल है, इस टेल से क्या करेगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वाल या फिर जो भी ऊपर के मेम्ब्रेन है उनमें पेनिट्रेशन करेगा, छिद्र करेगा, होल प्रोड्यूस करेगा। और होल प्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। देखो मेन बात ये समझो कि वायरस को इन्फेक्ट करने का क्या मतलब है। मतलब ये है, देखो जब वायरस हमारे अंदर भी जाता है तो क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ, वायरस जो है वो खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, बिकॉज वायरस हैज़ नॉट द फुल मशीनरी विच इज़ नीडेड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। वायरस के पास पूरा एक मशीनरी होनी चाहिए किसी भी सेल को रेप्लिकेट करने के लिए, डुप्लीकेट होने के लिए, डिवीजन करने के लिए, वो मशीनरी वायरस के पास नहीं होता है। क्योंकि डिवीजन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है एनर्जी खर्च करने के लिए, इसके अलावा जो है आपको सेंट्रियोल चाहिए होता है, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि होता ही नहीं वायरस के पास। तो हाउ कैन इट रेप्लिकेट खुद से नहीं कर सकता है, तो ये दूसरे सेल्स का यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप के नंबर को बढ़ाने के लिए। अब इसी क्रम में ये या तो एनिमल के सेल को या प्लांट के सेल को या फिर बैक्टीरिया के सेल को यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है, तो सब में तरीका यही होता है कि ये क्या करता है, जब भी किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जिसमें कि वायरस का पूरा जो उसका कोड वर्ड समझो, या जो भी मतलब उसका मैसेज है, जो भी उसका कैरेक्टर है, वो कोड वर्ड में जिस चीज़ में है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, कि डीएनए को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो मतलब डीएनए में क्या है, डीएनए में वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि नीडेड हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, हम जो भी चीज़ें भी हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी एनिमल है, चाहे कोई भी प्लांट है, वह उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी का तो रिजल्ट है। जो इन्फॉर्मेशन उसके सेल के अंदर है, मान लो कि इंसान है और कोई भी जानवर है, उसमें क्या अंतर यही है कि हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर जो मशीनरी है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कुछ अलग टाइप का है, और उस एनिमल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग टाइप का है, वही हमको डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो मतलब ये क्या करता है कि इसके अंदर जो भी अपना मशीनरी है, जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन वाला जो भी मॉलिक्यूल है उसको क्या करता है, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। और जब बैक्टीरिया में या किसी भी बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में या फिर प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करता है, और वो जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ये जाकर उस सेल के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करता है वैसे वैसे उसका जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है, और चूँकि उसके से इसका जेनेटिक मटेरियल जुड़ा हुआ है तो ये भी डिवाइड करता है। अरे बात समझ पा रहे हैं? देखो ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी। वहाँ भी समझना है कि HIV जो होता है, एड्स का जो कॉज करता है, वो कैसे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है, या फिर कैंसर जो प्रोड्यूस करता है SP40 पेपिलोमा वायरस, तो वो कैसे इन्फेक्ट करता है। ध्यान से समझो। देखो मान लो कि ये कोई भी सेल है, तो इसको वायरस कैसे इन्फेक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि वायरस क्या करेगा, यहाँ इसके पास आएगा, ये चिपकेगा, और उसके बाद इसमें पेनिट्रेट करेगा, इसमें होल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें होल प्रोड्यूस करेगा, छिद्र। और उसके बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका इन्फॉर्मेशन वाला मॉलिक्यूल है, उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब जैसे ही वो अंदर ट्रांसफ़र हुआ तो अंदर उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है,
कुछ ना कुछ तो होगा ना, डीएनए क्रोमोसोम कुछ तो होगा, डीएनए ही होगा। तो उससे जाकर ये जुड़ जाएगा और फिर जैसे जैसे ये सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे जो वायरस है वो भी क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब वो डिवाइड कर रहा है और नंबर बढ़ा रहा है, जिसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा फिर वो बाहर आ सकता है और आकर अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट HIV, एड्स और फिर जो है कैंसर वाले में भी यूज होता है। हर एक वायरस ऐसे ही करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे के सेल से रेप्लिकेट करवाता है, क्योंकि वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी यही करता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आता है और अपने टेल से इसमें क्या कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। उसके बाद जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हुआ कि बैक्टीरिया डिवाइड करना शुरू किया। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड किया वैसे वैसे ये जो वायरस है वो भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वायरस जुड़ा हुआ है उससे, है ना। और फिर जब बहुत ज़्यादा वायरस हो जाएगा तो फिर वहाँ से फ्री हो सकता है। अब यहाँ पर जो सर्च करने वाली बात थी वो ये बात थी कि आखिर बैक्टीरियोफेज का वो कौन सा पोर्शन है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, आखिर वो कौन सा पोर्शन है जो कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में आता है, क्योंकि वही वो पर्सन है जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वायरस से सेल में वहीं जाता है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तब ना वो जाकर फिर वायरस प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो वहीं जाता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके पास दो चीज़ ही हैं, एक तो डीएनए है और एक प्रोटीन है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई जाता होगा। तो अब पता यही करना था कि जा कौन रहा है, डीएनए जा रहा है या फिर प्रोटीन जा रहा है। एक बार पता चल जाएगा कौन जा रहा है, मालूम चल जाएगा कि हाँ वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वहीं जा रहा है, उसी के पास इन्फॉर्मेशन है। तो इसी को प्रूव करने के लिए हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया है, ये पता लगाने के लिए कि द थिंग which is getting transmitting from the bacteriophage to bacteria and causing the bacteria to be infected is what is a protein or it is DNA। वो कौन सा चीज़ है जो कि बैक्टीरियोफेज से निकल बैक्टीरिया में जा रहा है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, क्या वो DNA है या वो प्रोटीन है। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको नहीं पता हो लिख लेना इसको, ये दिस इज़ बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दिस इज हेड पार्ट। एक चीज़ और जान लो, ये जो पूरा जो बॉडी है, हेड, बॉडी और टेल, ये बना हुआ है किस चीज़ का, प्रोटीन का। क्योंकि हम लोग पता है कि वायरस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें भी डीएनए और आरएनए, और एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से बना होता है इसका हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो ये सब बेसिक बातें थी, ये सब पता रहना चाहिए कैसे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या कोई भी वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, क्योंकि अब ये आगे यूज़ होने वाला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ से शुरू करके लिखना पड़ेगा, शुरू से, कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे, क्योंकि आता है 5 मार्क्स में। तो आप जितना बड़ा लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा, जितना लंबा आप लिख पाइएगा उतना अच्छा रहेगा क्लासिकल बायोलॉजी में। चलो तो पढ़ते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को लिया। अब तो मालूम है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वैसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर्शे और चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को लिया और बैक्टीरियोफेज को 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया, 2 अलग अलग मीडियम में। ठीक है, चलो बना लेते हैं। ये मान लो कि 2 अलग अलग मीडियम, ठीक है, 2 अलग अलग मीडियम, इसमें बैक्टीरियोफेज को क्या कराया गया, ग्रो कराया गया। मान लो एक मीडियम जो है ये इन्होंने लिया, हर्शे और चेज ने 2 मीडियम लिया जिसमें कि इन्होंने ग्रो कराया था किसको, बैक्टीरियोफेज को। अब ये जो 2 मीडियम इन्होंने लिया उसमें से जो 2 मीडियम इन्होंने लिया उसमें से जो एक मीडियम था दैट वाज ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और एक जो था वो था ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। अब पता है ना रेडियो एक्टिव क्या होता है, थोड़ा सुन लो, नहीं पता तो। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एक फेनोमेना होती है, घटना होती है, वैसी घटना जिसमें कोई एलिमेंट कुछ रेस इमिट करता है, अल्फा रे या बीटा रे या गामा रे रेडिएट करता है, इमिट करता है, उसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। डेट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। ठीक है, हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका खोज किया था। आप ये पढ़े होंगे क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, या फिर पढ़ेंगे क्लास 12th में न्यूक्लियस चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अब चाहे वो एलिमेंट देखो जितने भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। जितने भी एलिमेंट, जैसे देखो अभी हम लोग के पास 118 एलिमेंट है ना, उसमें से जो भी एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है
83 या 83 से ज़्यादा है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो आइसोटोप होता है, समझते हैं आइसोटोप, वो रेडियो एक्टिव होता है। आइसोटोप समझते हैं ना, आइसोटोप क्या होता है, वो वैसे न्यूक्लियस जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप कहा जाता है। अभी सब पता होना चाहिए, 11th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th में पढ़ाया जाता है। इस देख लो एग्जाम्पल थोड़ा सा। आइसोटोप क्या होता है, मान लो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पता होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, पता है ना, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम। जाके इसको पढ़ लो, नहीं पता हो जाके इसको पहले पढ़ लो, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा एटॉमिक चैप्टर में, तब यहाँ पढ़ो। तो ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, दिस हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। अधिकांश जो आइसोटोप होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब अधिकांश जो आइसोटोप होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू रेडिएट सम रेज लाइक अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। ठीक है, हालांकि गामा रे नहीं है, गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जो भी है, बहुत सारे बुक में जो है गामा को रे लिख देता है, बस गामा इज नॉट अ रे। आप इसको पढ़ेंगे न्यू के लिए से पढ़ेंगे तो फिजिक्स में। ठीक है, देखो, तो इन्होंने 2 मीडियम लिया, किन्होंने लिया, हर्शे एंड चेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हर्शे और चेस ने लिया 2 अलग अलग मीडियम। एक मीडियम लिया इन्होंने ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, और एक लिया ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। तो एक देखो, फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर हम बोले ज़्यादा प्रिसाइजली बोले तो 30.99 समथिंग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग 31 बोलते हैं। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। और एक फास्फोरस का एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, और जो 30 वाला होता है फास्फोरस का आइसोटोप वो रेडियो एक्टिव होता है। तो इन्होंने फास्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया। दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। ये क्या है, फास्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। दूसरा जो मीडियम था इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। तो 32 होता है, तो इन्होंने जो यूज़ किया वो S31 था, मतलब कि आइसोटोप था, है ना, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ये क्या है, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ व्हाट, ऑफ सल्फर। ठीक है, अब ये पता है ना कि रेडिएटिविटी क्या होता है, ये हमेशा कुछ रेज इमिट करेंगे, अल्फा रे, बीटा रे या फिर गामा रेडिएशन। ये क्या करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, इसे निकलते रहता है। इसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है और उसके आगे अगर हम कुछ ऐसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन ला कर रख दें जो कि मतलब टकराने से चमक कर सकता है, स्क्रीनटेशन कर सकता है, तो फिर क्या होगा कि जगह जगह उसमें स्क्रीनटेशन होगा, चमक होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा रे, बीटा रे निकल कर टकराएंगे उससे और उससे वो जो है उसमें चमक प्रोड्यूस होगा, चमक उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके कितने पार्ट हम बताए थे, उसमें क्या क्या होता है, 2 चीज़ होता है। क्या क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब तो ध्यान से सुनना एक बात, डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर याद करो, डीएनए में फास्फोरस होता है कि नहीं होता है, होता है। कहाँ होता है, जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में जो 3 कंपोनेंट है वो कौन कौन है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। मतलब फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ होता है, बोलो, फास्फोरस होता है कहाँ होता है, फॉस्फोरिक एसिड में होता है। और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है। तो मतलब कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस। वैसे ही जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में होता है सल्फर, क्योंकि प्रोटीन बना होता है किसका, एमिनो एसिड का, और अधिकांश जो एमिनो एसिड हैं उनमें सल्फर होता है, या मतलब जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीन में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि ध्यान रखो, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। इसके एकदम दिमाग में बैठा लो कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर। अब देखो, इन्होंने 2 अलग अलग मीडियम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो इसमें कंफ्यूजन होना, लिख देते हैं यहाँ पे। डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस। डीएनए में सल्फर नहीं होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। और प्रोटीन में
सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। डीएनए में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है, और प्रोटीन में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। बात समझ गए? डीएनए में क्या होता है? फॉस्फोरस। प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर। तो इन्होंने दो अलग अलग मीडियम लिया, एक लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एक लिया रेडियो एक्टिव सल्फर, और दोनों में इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को डाल दिया और उनको ग्रो करने दिया, उनको रेप्लिकेट करने दिया, उनको नंबर को बढ़ाने दिया। मतलब इसमें एक में इन्होंने रखा बैक्टीरियोफेज, दोनों में इन्होंने क्या रखा? बैक्टीरियोफेज। दोनों में बैक्टीरियोफेज रखा, इसमें भी रखा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और इसमें भी रखा बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज को क्या करने दिया? ग्रो करने दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दोनों जगह से बैक्टीरियोफेज को निकाला, दोनों जो अलग अलग मीडियम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। देखो ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट है, बहुत मतलब बुक से पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर से उड़ जाता है, इसलिए ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। और बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा तभी इसको लिखते हैं। कितना भी लिखवा देंगे, अगर नोट्स मान लो दिया भी जाएगा तो एक पन्ना का पूरा नोट्स बन जाएगा इसका, है ना, 2 पेज का, तो उसको फिर आपको रटने में बहुत दिक्कत होगा। ध्यान समझोगे तो कहानी की तरह है, लिख सकते हैं इसको। देखो तो दो अलग अलग मीडियम लिया, एक कौन लिया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का, और एक कौन लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर का। उसके बाद दोनों में क्या किया? बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, ठीक है। अब ग्रो कराने के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पर फॉस्फोरस ने जब ग्रो कराया तो फॉस्फोरस कहाँ होता है? डीएनए में कि प्रोटीन में? फॉस्फोरस कहाँ होता है? डीएनए में कि प्रोटीन में? अभी बताएं, डीएनए में होता है। और सल्फर कहाँ होता है? प्रोटीन में। तो जिस बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया जाएगा, बताओ उसका कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो जाएगा? डीएनए वाला पार्ट या प्रोटीन वाला पार्ट? डीएनए वाला पार्ट। चूँकि डीएनए वाला पार्ट में फॉस्फोरस होता है, और चूँकि बाहर भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस डीएनए के अंदर चला जाएगा, और डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो जब इन्होंने इसको यहाँ से निकाला, मतलब फॉस्फोरस वाले मीडियम से जब बैक्टीरियोफेज को निकाला, तो इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो कैसा हो गया था? रेडियो एक्टिव हो गया था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रेड कलर से जो है बना दे रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसमें से निकाला, जो सल्फर वाला बैक्टीरियोफेज है उसको निकाला। अब बताओ सल्फर कहाँ होता है? सल्फर होता है प्रोटीन में। जब वहाँ से निकालेंगे तो कौन सा पोर्शन जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा? डीएनए वाला पोर्शन या फिर प्रोटीन वाला पोर्शन? प्रोटीन वाला पर्सन, क्योंकि सल्फर कहाँ होता है? प्रोटीन में होता है ना, तो सल्फर कहाँ जाएगा? प्रोटीन में जाएगा। तो जब इन्होंने इसमें से बैक्टीरियोफेज को निकाला, तो इन्होंने देखा कि जो इसका प्रोटीन वाला पर्सन है वो कैसा हो गया था? वो रेडियो एक्टिव हो गया था। जबकि जो इसका ये वाला पोर्शन है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए वाला पोर्शन है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या रेडियो एक्टिव है? इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसको डाला गया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में। इसमें क्या रेडियो एक्टिव है? इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है? क्योंकि इसको डाला गया था रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम। फिर क्या कराया गया कि इन दोनों बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया। इन दोनों बैक्टीरियोफेज से क्या कराया गया? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया। बैक्टीरिया को इन दोनों बैक्टीरियोफेज से क्या कराया गया? इन्फेक्ट। और बतलाए हुए थे कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है। तो बतलाया था कि क्या करता है? अपने टेल से इसमें होल क्रिएट कर देता है, और जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोनों से इसको इन्फेक्ट करा लिया गया, और फिर इन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, इस बार हम लोग पढ़ेंगे किसी चैप्टर में, या फिर ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना हो। समझो कि एक प्रोसेस के द्वारा इस जो चिपका हुआ बैक्टीरियोफेज है उसको यहाँ से हटा दिया गया जब इन्फेक्शन हो गया था, जब दोनों ये इन्फेक्ट हो गया। तो एक लिमिटेड टाइम होता है, 20 मिनट होता है इकोलाई बैक्टीरिया के केस में। जिस इकोलाई समझ रहे हैं, बैक्टीरिया का नाम होता है सेरेसिया कोलाई। तो वो जो बैक्टीरिया होता है इकोलाई, वो 20 मिनट में जो है इन्फेक्ट हो जाएगा। इसलिए हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग होता है। तो इसको इन्फेक्ट कराने के बाद क्या किया गया? हटा दिया गया। जब हटाया गया तो मान लो कि दिस इज़ बैक्टीरिया ए, दिस इज़ बैक्टीरिया बी। बैक्टीरिया ए जो है वो इन्फेक्ट हुआ था किससे? रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से। और जो बैक्टीरिया बी है वो इन्फेक्ट हुआ था किससे? वो इन्फेक्ट हुआ था रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से, ठीक है। जब इसको यहाँ से हटाया गया, जब दोनों को अलग लाया गया, तो देखा गया कि जो, अब सुनो, ये मेन बात यहीं पर है कि जो बैक्टीरिया ए था, जो ए बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। जो ए बैक्टीरिया था ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था।
लेकिन जो बी बैक्टीरिया था वो रेडियोएक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। मतलब कि ये बात बताओ कि बैक्टीरियोफेज से निकलकर बैक्टीरिया में जाने वाला पोर्शन कौन है, डीएनए है या प्रोटीन है? अगर प्रोटीन होता तो जिस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया कि जिस बैक्टीरिया में प्रोटीन रेडियोएक्टिव था उस बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिविटी पाया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि निकल के क्या जा रहा है, बैक्टीरियोफेज से निकलकर बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है? डीएनए जा रहा है। इसीलिए जिस बैक्टीरिया को रेडियोएक्टिव डीएनए से इन्फेक्ट कराया गया, रेडियोएक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया, उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियोएक्टिविटी पाई गई। लिख लो इस बात को ध्यान से, द बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड बाई रेडियोएक्टिव, ऐसे लिखना, द बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियोफेज of radioactive DNA has showed SHOWED, वीडियो को पॉज करके लिखो, तेज हो रहा है तो लिखना, द बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज ऑफ रेडियोएक्टिव DNA shows radioactivity while which is infected by bacteriophage of radioactive sulfur bacteriophage does not show radioactivity. It means the portion of bacteriophage which is getting transmitting into the bacteria is DNA and not the protein. It proves that DNA is genetic material which causes the transmission of character from one generation to another, and it is not the protein, and that's how it has been proved that DNA is the genetic material. तो आज जो हम लोग ये बात जानते हैं कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, DNA ही वो मोलिक्यूल है जो कि एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, ये बात हर्शे और चेज ने प्रूव किया इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसी एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन के कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाता है। एक बार थोड़ा 2 मिनट में फिर से एक्सपेरिमेंट देख लो, फिर बेहतर होगा। इस एक्सपेरिमेंट को अपने से खुद से कहानी की तरह एकदम है 2-3 बार देखना, समझ नहीं आया तो 3 बार देखना, और खुद से इसका नोट्स बनाना खूब बड़ा सा, तुमको याद रहेगा। अगर हम लिखवाएंगे तो ये फिर नोट्स मान लो ठीक है मिल जाएगा लास्ट तक अगर हो सके तो, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो कोशिश करना कि खुद से इसके नोट्स बनाने को, क्योंकि ये जो है आप रटने से याद नहीं होगा, समझना पड़ेगा। फिर से सुनने के बाद, तो हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ था? ये पता लगाने के लिए कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए है या फिर प्रोटीन है। कैसे हुआ था? तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को जो है 2 अलग अलग मीडियम में कल्चर किया था। एक को किया था रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले में, एक को किया था रेडियोएक्टिव सल्फर वाले में। और इन्होंने क्या देखा कि जिसको इन्होंने कल्चर किया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले में उसका डीएनए हो गया रेडियोएक्टिव, और जिसको इन्होंने कल्चर किया रेडियोएक्टिव सल्फर वाले में उसका प्रोटीन हो गया रेडियोएक्टिव। फिर यहाँ से इन्होंने बैक्टीरियोफेज को निकाला और इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, और देखा कि वह बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्ट हुआ था रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई। रेडियो एक्टिविटी पाई गई का मतलब क्या है कि उसके अंदर से अल्फा रे बीटा रे निकल रहा था। इसमें कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर वो मोलिक्यूल चला गया जो रेडियो एक्टिव है। तो इसमें रेडियो एक्टिव कौन था? डीएनए है। और जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, मतलब सल्फर नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो तो रेडियो एक्टिव है नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो सल्फर है नहीं, इसलिए इसमें सल्फर जा नहीं पाया है, इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब कि ये बात प्रूफ हो गया कि जो निकल के बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जा रहा है वो डीएनए है और प्रोटीन नहीं है, मतलब डीएनए इज द फाइनल जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेहतर होगा कि अब इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसके आधार पर यहाँ से बातें और यहाँ से बातें आप लिख लीजिएगा, और ठीक है इसका नोट्स अगर मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो बेहतर होगा कि खुद से इसको लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट्स टू फॉर्म इट्स जीरोक्स कॉपी, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।